हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर एक नया वीडियो लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ लेकर आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। जहाँ तक मेरे परिचय का सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं मैं डॉक्टर जितेंद्र देरन, लेक्चरर गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज। लास्ट ईयर भी मैंने आपके लिए वीडियो लेक्चर की एक पूरी सीरीज दी थी जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया था। और इस बार जो वीडियो लेक्चर की सीरीज मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ उसमें मैं हमारे कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया गया जो इंटरेक्टिव बोर्ड है उसका यूज़ करके वीडियो लेक्चर आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ज़्यादा फायदेमंद होंगे। और इस सीरीज में मैं पहले 3 या 4 वीडियो लेक्चर आपको दे चुका हूँ और आज एक नया टॉपिक लेकर जो वीडियो लेक्चर हम तैयार कर रहे हैं। तो टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। आप देख रहे हैं कि डिप्लोमा मैथमेटिक्स के अंदर जो अलग अलग कोर्स आउटकम्स बनाए गए हैं उनमें आप देखेंगे कि एक कोर्स आउटकम ऐसा है जो कि ट्रिग्नोमेट्री को सपोर्ट करता है, या यूं कहें कि उस कोर्स आउटकम को अचीव करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो इट इज पार्ट ऑफ डिप्लोमा मैथमेटिक्स। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की बात की जाए तो वो अपने आप में एक बहुत ही यूजफुल मैथमेटिकल टॉपिक है, जो कि आप किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रहे हो हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट होगी। फर्दर जो भी आप पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आएगी। तो इसको आप केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें कि ये डिप्लोमा मैथमेटिक्स का एक कंटेंट है, एक पार्ट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ना जाएं। आप अपने फर्दर जो भी आपको पढ़ना है, जो भी ब्रांच आपकी है, उस ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आपके बहुत ही काम में आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। आप चूंकि डिप्लोमा में आने वाले सभी लोग 10th पास करके आते हैं, तो 10th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो 10th के सिलेबस में कहीं ना कहीं होता है। यानी ये मान के चलिए कि जिस भी बच्चे ने 10th क्लास पास की है वो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत जानता है। और ट्रिग्नोमेट्री की बात अगर की जाती है तो किसी भी बच्चे के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि ट्रिग्नोमेट्री माने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसा कुछ मैथमेटिक्स हमें पढ़ना है। डेफिनेटली आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारी टर्म्स आएंगी। ये क्या है, क्या इनका यूज है, अभी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है हिंदी में। त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब 3 कोण, मिति मतलब मेजर करना। तो एक्चुअल में क्या है, ये जो है मैथ्स की ब्रांच ये काय के लिए डेवलप की गई थी? मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। अब मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स की बात की जाए तो 3 एंगल्स काय के अंदर होंगे? आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। उन ज्योमेट्रिकल शेप्स में एक क्या होता है? ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के अंदर क्या होते हैं? ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है और साथ में क्या होते हैं? 3 एंगल होते हैं, ठीक है ना। तो ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनको अगर आपको मेजर करना हो कि वो एंगल कितने डिग्री के हैं, तो वो मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री डेवलप की गई थी। और आप देखेंगे कि डेवलप करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि आज वो हर एरिया के अंदर, मैथ्स के जितने भी एरिया हैं उन सभी एरिया के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं आता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं, और ये जो ट्राइंगल मैं आपके सामने बना रहा हूं ये ट्राइंगल कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आप देखिए कि ये जो मैंने आपके सामने ट्राइंगल ड्रा किया है ABC, उसके अंदर ये जो एंगल है A, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने एक और एंगल है, 3 एंगल है वास्तव में यहाँ पर। एक एंगल A, एक एंगल B और एक एंगल C। एंगल A यहाँ पर जो है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और जो एंगल B है उसकी वैल्यू मैं ये मान लेता हूँ। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल क्या होता है? थीटा। इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं? थीटा। तो 90 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री वाले 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को मैंने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। तो ये अपने आप में एक प्रकार का राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल है इसका मतलब है कि जो इसकी 3 स्पेसिफिक साइड्स, जो 3 साइड्स हैं उनका स्पेसिफिक नेम है। ये जो साइड होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? बेस। और इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी लेंथ को अपन यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे B से। तो ये क्या है? बेस। बेस माने क्या होता है हिंदी में? आधार। ये वाली जो साइड है ये क्या है? परपेंडिकुलर। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। इसकी जो लेंथ होगी उसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ? P। P माने परपेंडिकुलर।
और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। ये आधार, ये लंब, बेस, परपेंडिकुलर, और ये वाली जो साइड है ये क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण या हाइपोटेनियस, इसकी जो लेंथ है इसको मैं कितना मान लेता हूं, h। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, जिसमें से एक की वैल्यू मैं b मान रहा हूं, एक को मैं p मान रहा हूं, एक को मैं h मान रहा हूं। और साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को मैंने क्या लिया है, थीटा लिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा का आप देखेंगे कि ये जो तीनों साइड्स की लेंथ होती है PH और B, PH और B, उनके साथ रिलेशन बनाया जाएगा। और वो रिलेशन आप देखेंगे कि वास्तव में क्या है, वो एक प्रकार का रेशो होगा बिटवीन द साइड्स, बिटवीन द लेंथ ऑफ द साइड्स। यानी इस ट्राइंगल की साइड्स की जो लेंथ है, उन लेंथ के बीच में यहां पर रेशो अगर बनाए जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 अलग अलग प्रकार के रेशो बनेंगे, या 3 अलग अलग प्रकार के रेशो यहाँ पर पॉसिबल है। एक रेशो किसके बीच में बन सकता है, बिटवीन P एंड H, और अपोजिट H और P के बीच में। और एक क्या बनेगा, P और B के बीच में, उसका अपोजिट B और P के बीच में। और एक क्या हो सकता है, H और B के बीच में, और उसका अपोजिट B और H के बीच में। तो आप देख रहे हैं कि 3 और 3 उनके अपोजिट, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 अलग अलग प्रकार के रेशो बन सकते हैं इन साइड्स की लेंथ के बीच में। ये जो 6 अलग अलग रेशो हैं, इन्हीं 6 रेशो के आधार पे आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर बनेंगे। 3 ऑपरेटर मेन होंगे और 3 उनके क्या होंगे, रेसिप्रोकल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रेशो भी आप देख रहे हैं कि एक बनेगा P अपॉन H और एक क्या बनेगा, H अपॉन P। तो डेफिनेटली H अपॉन P, P अपॉन H का क्या है, रेसिप्रोकल। तो P अपॉन H को लेके जो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर बनेगा वो H अपॉन P उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर और 3 उनके रेसिप्रोकल। ऐसे कुल मिला के आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 अलग अलग प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर बनाए गए हैं। और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर आप देखेंगे कि इस एंगल थीटा के ऊपर उनको ऑपरेट कराया जाएगा, या थीटा को लेकर ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर बनेंगे। थीटा कौन सा एंगल है, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला एंगल मैंने यहाँ पर क्या लिया है, थीटा लिया है। और इनसे मिलके जो बना है वो साइड क्या है, बेस। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर यहाँ पर बन रहे हैं, उसमें आप देखिए कि जो पहला बनेगा वो पहला क्या होगा, साइन थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H। P अपॉन H माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। P और H के बीच में ये रेशो लिया, और आप देख रहे हैं कि इस रेशो को लेने पर हमारे पास एक यहाँ पर रिलेशन बना। इस रिलेशन के अंदर थीटा एंगल है और साइन एक प्रकार का क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर है। ठीक है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H बना। दूसरा क्या बनेगा इसका, रेसिप्रोकल, वो अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर उनको हम देख लेते हैं। पहला बना साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। दूसरा बनेगा कॉस थीटा, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इट मींस क्या होगा, B अपॉन H, हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तीसरा क्या होगा, टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू जो रिलेशन बनने वाला है वो क्या बनेगा, P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब बटे आधार। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 3 है, इन 3 जो हमारे पास लेंथ है अलग अलग प्रकार की साइड्स की, इनके बीच में मैंने क्या लिया, रेशो लिया। एक रेशो P और H के बीच में लिया, एक B और H के बीच में लिया, एक P और B के बीच में लिया। तो ये 3 अलग अलग प्रकार के रेशो यहाँ पर बन सकते थे। और उन 3 रेशो को लेने पे आप देख रहे हैं कि मेरे पास 3 अलग अलग प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर आए। एक साइन, दूसरा कोसाइन, और तीसरा क्या है, टेन। ठीक है ना। और ये 3 रिलेशन यहाँ पर बने। अब 3 रिलेशन जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, इनके रेसिप्रोकल बनेंगे। और वो रेसिप्रोकल कैसे होंगे, तो आप देखेंगे कि चौथा रिलेशन जो बन रहा है, वो चौथा रिलेशन क्या है, P अपॉन H के बजाय H अपॉन P है। और H अपॉन P करने से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर आएगा वो साइन थीटा नहीं बल्कि क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन P। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ये साइन एंड कॉसेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। उसके बाद क्या बनेगा, जो 5वां रिलेशन बनना है,
वो क्या बनेगा, कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, यानी सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन एच की बजाय एच अपॉन बी। उसके बाद छठा रिलेशन बनेगा टेन थीटा की जगह कॉट थीटा, जो कि टेन का रेसिप्रोकल है, और वो क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी। तो इस प्रकार से मेरे पास टोटल कितने रिलेशन बने, 6 रिलेशन बने। और ये जो 6 रिलेशन है आप देख रहे हैं कि इसमें 6 अलग अलग प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर आए हैं, और वो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर आए हैं वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, किसके ऊपर ऑपरेट हो रहे हैं, थीटा के ऊपर, और इन सभी को थीटा के ऊपर ऑपरेट करने के बाद ये रिलेशन मेरे पास निकल के आ रहे हैं। अब इन रिलेशंस को ध्यान में रख के मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। यानी कुल मिला के हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली अगर बात करें कॉस और सेक की, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा एंड कॉट थीटा वो भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। इट मींस क्या, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये इनके बीच में आपस में रिलेशन हो गया। थोड़ा और आगे जाएं तो हम यहां पे देख रहे हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू मेरे पास है, साइन थीटा वाला जो रिलेशन मेरे पास है, उस साइन थीटा वाले रिलेशन को अगर मैं कॉस थीटा वाले रिलेशन से डिवाइड करूं, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूं, रिलेशन 1 को रिलेशन 2 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, पी अपॉन एच डिवाइडेड बाय बी अपॉन एच। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, पी अपॉन एच डिवाइडेड बाय बी अपॉन एच। इनमें एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिलेशन के बाद क्या बनेगा, पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी का एक इक्वल है, तो पी अपॉन बी टेन थीटा का इक्वल है। तो मेरे पास क्या आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब हम देख रहे हैं कि कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमारे पास जो अगला रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमने क्या पढ़े, 6 अलग अलग प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर पढ़े, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर पढ़ने के बाद फिर हमने देखा कि उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर्स के बीच में क्या रिलेशन है। साइन और कोसेक के बीच में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल वाला। कोस और सेक के बीच में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल वाला। टेन और कॉट के बीच में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल वाला। और टेन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। राइट एंगल ट्राइंगल लेने के बाद हमने देखा कि उसमें 90 डिग्री के सामने वाला एंगल थीटा लिया, और 90 डिग्री और उसके सामने वाला एंगल थीटा लेकर ये जो साइड बनी इसको हम क्या कहेंगे, बेस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और इनके बीच में रेशो लेकर हमने ऑपरेटर बनाए, और बाद में ऑपरेटर्स के बीच में क्या देखा, रिलेशन देखा। ये बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, यही हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये सारे रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आगे जो भी आपका इसमें पोर्शन आने वाला है, कंटेंट जो भी आएंगे, आप देखेंगे कि उनके लिए ये सारे रिलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसमें पी क्या होता है, एच क्या होता है, बी क्या होता है, कैसे इनके बीच में रिलेशन होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद जो सबसे पहली चीज आगे आने वाली है, आप देख रहे हैं कि थीटा यहां पर क्या है, एक एंगल है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री बनी है एक्चुअल में क्या है, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। यानी जो 3 एंगल्स हैं उनको मेजर करने के लिए इस थ्योरी का डेवलपमेंट किया गया।
अब आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री और उसके सामने वाला एंगल थीटा है। थीटा की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये रिलेशन मैंने निकाले, मुझे तीनों साइड्स की लेंथ पता है। अब इन रिलेशंस के बेसिस पे मैं वो जो एंगल है उसको निकाल सकता हूँ। आप जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं, ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। और अगर 3 में से 2 एंगल आपको पता लग जाए तो तीसरे एंगल को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर उस पर हम नहीं जा रहे, हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट वो क्या है कि जो कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स इट मींस क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये क्या है, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। और इन स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए जो 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर बने हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, उनकी वैल्यू क्या होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे और उस टेबल के अंदर हम देखेंगे, देखिए एक तरफ मैं ले रहा हूँ थीटा, ये टेबल मैंने आपके सामने बनाया, ये थीटा, यहाँ पर थीटा की अलग अलग वैल्यू में डाल दूंगा, 0 डिग्री, फिर मैंने क्या ले लिया 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। ये थीटा की अलग अलग वैल्यू। उसके बाद यहां पर मैं ले रहा हूं जो मेरे 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर हैं। पहला मैंने लिया साइन थीटा, उसके बाद ले रहा हूं मैं कॉस थीटा, उसके बाद मैंने लिया टेन थीटा, फिर लिया मैंने साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर जो टेबल है उसको कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू, यानी साइन 0 कितना होता है। तो आप देखिए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी अगर थीटा की जगह 0 डिग्री पुटअप कर दिया जाए तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, 0। थीटा की जगह 30 डिग्री पुटअप कर दिया जाए तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है। अब यहां पर कोसाइन की वैल्यू बनेगी। तो आप देखेंगे कि अगर आपको साइन की वैल्यूज याद हैं तो बाकी इस पूरी टेबल को आसानी से याद रखा जा सकता है। यहां पर कॉस की जो वैल्यू बनेगी वो रिवर्स ऑर्डर में बनेगी। रिवर्स ऑर्डर में बनेगी इसका मतलब क्या है कि जो सबसे लास्ट में यहाँ पे 1 आ रहा है वो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, √3/2, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। उसके बाद क्या आएगा, 1/√2। उसके बाद क्या आएगा, 1/2। उसके बाद क्या आएगा, 0। इट मींस क्या हुआ कि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट टेन। टेन के बारे में हमने पढ़ा, अभी रिलेशन देखे तो रिलेशन में हमने देखा कि टेन कैसे बनता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। इट मींस क्या हुआ कि टेन की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो अगर मुझे tan 0 फाइंड आउट करना है तो मैं साइन 0 की वैल्यू को cos 0 की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। इट मींस 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 0। इट मींस क्या हुआ कि 0 को किसी भी फाइनाइट नंबर से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो 0/1 कितना हो गया, 0। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि 0/0 अगर कहीं पर आता है तो 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। 0/0 कभी भी 0 नहीं होता है। बट 0/1, 0/2, 0/3 ऐसा आता है तो वो क्या होता है, 0। यहाँ पे 0/1 आ रहा है, इट मींस क्या हो गया, 0। अगला क्या आएगा, tan 30। tan 30 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, और 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√3। ये वैल्यू होगी tan 30 की। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, इट मींस कितना आ जाएगा, 1। tan 60 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, इट मींस √3। तो ये tan 60 डिग्री हो गया। tan 90 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय 0। किसी भी फाइनाइट नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं देन वी विल गेट इंफिनिटी। इंफिनिटी इट मींस क्या होता है, वेरी लार्ज। किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो ये सिंबल रखा जाता है, इसको बोलते हैं इंफिनिटी। और इंफिनिटी का मतलब होता है वेरी वेरी लार्ज। तो यहां पर आ गया इंफिनिटी।
टेन 90 डिग्री की वैल्यू। अब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे अपन कॉसेक की। कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉसेक के बारे में हम जानते हैं कि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए साइन की वैल्यू हमने बना ली, कॉस की वैल्यू बनाने के लिए हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, टेन की वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? साइन की वैल्यूज को उलट देंगे, उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या आएगी? जो साइन जीरो की वैल्यू है उसका उल्टा। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो। तो कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या होगी? जीरो का उल्टा, जीरो का रेसिप्रोकल। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? इन्फिनिटी। क्योंकि जीरो का मतलब क्या ले सकते हैं? जीरो अपान वन। उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? वन अपान जीरो। वन अपान जीरो इट मींस इन्फिनिटी। तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? इन्फिनिटी। तो कॉसेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। उसके बाद कॉसेक 30 क्या आएगा? साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/1 इट मींस 2। कॉसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ये वैल्यू मेरे पास आ गई कॉसेक की। उसके बाद सेक। अगर सेक की बात करें तो सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो जो कॉस की वैल्यूज है उनका रेसिप्रोकल ले लो, तो उससे यहां पर सेक की वैल्यू बन जाएगी। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1। कॉस की वैल्यूज का रेसिप्रोकल यहां पर लेंगे। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का इन्फिनिटी। ये वैल्यूज मेरे पास आ गई सेक की। इट सेक जीरो की वैल्यू 1 आ गई, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 आ गई, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2 और सेक 90 की वैल्यू कितनी आ गई? इन्फिनिटी। और यहाँ पे वैल्यू बनेगी कॉट की। तो कॉट जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? कॉट रेसिप्रोकल है टेन का। तो जो टेन की वैल्यूज मेरे सामने है उनका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लेंगे। तो टेन जीरो यानी जीरो है, जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। उसके बाद 1/√3 का रेसिप्रोकल √3। उसके बाद 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। उसके बाद इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। तो ये पूरी टेबल कंप्लीट हो जाती है। ये टेबल आगे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे या आगे जो भी हमें पढ़ना है उसे पढ़ने के लिए एटलीस्ट ये जो एंगल्स हैं, इन एंगल्स का साइन, कॉस, टेन ये सब हमें याद होना चाहिए। एंगल जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री के बाद एंगल नहीं होगा, 90 डिग्री के बाद इनसे हायर वैल्यूज वाले एंगल्स भी आएंगे। 0 और 30 के बीच में अगर हम देखें 15 डिग्री, 16 डिग्री, 14 डिग्री ऐसे एंगल भी आएंगे, 14.1 डिग्री ऐसे भी आएंगे। तो क्या उनका साइन कोसाइन नहीं निकलेगा? उनका भी निकलेगा। लेकिन ये टेबल में जो स्टैंडर्ड एंगल्स हमने लिए हैं इनके लिए तो आपको एटलीस्ट ये टेबल याद होनी चाहिए। और इनके अलावा किसी एंगल की जरूरत पड़े, जैसे 0 और 30 डिग्री के बीच में कोई आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनकी कहीं पे जरूरत होती है तो उसके लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होती है। उस टेबल का यूज करके अपन किसी भी एंगल का साइन, कोसाइन, टेन पता लगा सकते हैं क्या होगा। ओके, तो ये हमने देखा। इसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे दो अलग अलग चीजें बताने वाला हूँ और उनका क्या एप्लीकेशन है वो भी हम देखेंगे। तो अगला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ इस टेबल को बताने के बाद वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका हिंदी नाम क्या होता है? पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण वास्तव में क्या है? दो एंगल, अगर आपके पास दो एंगल हैं या यूं कहें कि पेयर ऑफ एंगल्स है। पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या है कि आपके पास दो एंगल हैं, तो दो एंगल का जो ग्रुप है, दो एंगल का जो पेयर है, उनको अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। लेकिन कब? जबकि उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। यानी जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उनको अपन कौन से एंगल बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन क्या होगी, डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन a प्लस बी, ए माने एक एंगल, बी माने एक और एंगल, व्हेन एंगल a प्लस एंगल b या दो एंगल का सम अगर कितना होता है? 90 डिग्री। यानी व्हेन a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री देन a एंड b
आर कॉल्ड कौन सा एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन है, यूं कहे कि कॉम्प्लीमेंट्री होने की एक कंडीशन है कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे। अब ये डेफिनेशन बन गई। अब इस डेफिनेशन को ध्यान में रख के हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो एंगल है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो डेफिनेटली 30 डिग्री और 60 डिग्री का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इट मींस ये दोनों कौन से एंगल हुए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इज इट क्लियर? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 45 डिग्री एंड 45 डिग्री ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि इनका सम भी 90 है। 0 डिग्री 90 डिग्री ये भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम भी कितना है? 90। 20 एंड 70 ये भी कौन से एंगल होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस प्रकार से जब भी दो एंगल का सम 90 होगा तो उनको अपन क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो इसके आधार पर हम देखें तो ये सारे के सारे कौन से एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो आपको ध्यान से देखनी है। जो टेबल है उस टेबल में आपको जो मैं बताने वाला हूं वो ध्यान दीजिए। देखिए अभी आपने देखा कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि दोनों का सम 90 है। अब आप ऑब्जर्वेशन करिए कि 30 डिग्री का साइन कितना है? 1/5 और 60 डिग्री का कॉस वो भी कितना है? इसका मतलब क्या हुआ कि 30 डिग्री और 60 डिग्री अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्यों है? क्योंकि दोनों का सम 90 है। तो इन दैट केस आप देख रहे हैं कि उनमें से एक का साइन दूसरे के कोसाइन के इक्वल है। इसी प्रकार से आप देखें 60 डिग्री का साइन और 30 डिग्री का कोसाइन ये भी आपस में क्या है? इक्वल। ये √3/2 ये भी √3/2। 60 डिग्री एंड 30 डिग्री दोनों का सम 90 है। तो अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर अगर आपके पास है तो उनमें से एक का साइन और दूसरे का कोसाइन हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं और भी देख सकते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि दोनों का सम 90 है। तो उनमें से एक भी पहला भी 45 है दूसरा भी 45 है, तो एक का साइन दूसरे के कोसाइन के इक्वल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। 0 और 90 डिग्री ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि दोनों का सम क्या है? 90। तो आप देखिए 0 का साइन और 90 का कोसाइन आपस में इक्वल है, या 90 का साइन और 0 का कोसाइन आपस में इक्वल है। इट मींस क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर है तो उनमें से एक का साइन और दूसरे का कोसाइन आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप देखिए कि टेन और कॉट की बात करें, टेन एंड कॉट, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से एक का साइन जिस प्रकार से दूसरे के कोसाइन के इक्वल है उसी प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में एक का टेन और दूसरे का कॉट भी आपस में इक्वल है। आप देखिए 30 डिग्री का टेन कितना है? 1/√3 है ना, और 60 डिग्री का कॉट ये भी कितना है? 1/√3। इट मींस क्या हुआ कि 30 डिग्री का टेन और 60 डिग्री का कॉट आपस में इक्वल है। इट मींस क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में जिस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में से एक का साइन दूसरे के कोसाइन के इक्वल होता है उसी प्रकार से उनमें से एक का टेन दूसरे के कॉट के इक्वल होता है, और इसी प्रकार से उनमें से एक का सेक और दूसरे का कोसेक आपस में इक्वल होता है। आप देखिए कि 30 डिग्री का कोसेक कितना है? 30 डिग्री का कोसेक है 2। अब 30 डिग्री का कोसेक अगर 2 है तो 60 डिग्री का सेक 2 होना चाहिए। तो 60 डिग्री का देखिए सेक हुआ है। इट मींस क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर अगर आपके पास है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर में एक का साइन दूसरे के कोसाइन के बराबर होता है, एक का टेन दूसरे के कॉट के बराबर होता है और एक का कोसेक दूसरे के सेक के बराबर होता है। तो जो ये ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम ये कह सकते हैं
कि साइन और कॉस, है ना, थीटा हटा दो, साइन एंड कॉस ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर क्यों है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में एक का साइन दूसरे के कोसाइन के बराबर है। इट मीन साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। साइन एंड कॉस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर होते हैं। उसी प्रकार से टेन एंड कॉट ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर होते हैं। उसी प्रकार से सेक और कोसेक ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा है तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसा पूछा जाता है कि बताइए कि सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू, ऐसा पूछा जाता है कि सेक 20 डिग्री इक्वल होगा, और नीचे आपको दे दिया साइन 70, फिर दे दिया कॉस 70, फिर दे दिया टेन 70, और फिर दे दिया कॉसेक 70, और आपसे पूछा कि बताइए सेक 20 डिग्री इनमें से किसके इक्वल है। तो ये तो हमें पता है कि 20 डिग्री एंड 70 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? क्योंकि 20 डिग्री और 70 डिग्री का सम कितना है, 90, और दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर में हम क्या देख रहे हैं कि सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर हैं। तो इनमें से एक का सेक दूसरे के कोसेक के बराबर होना चाहिए। इट मीन सेक 20 डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि किसके इक्वल होगा, कोसेक 70 के इक्वल होगा। हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि सेक 20 कोसेक 70 के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए आपको कहीं पे दिया है कि बताइए कि साइन 35 डिग्री इज इक्वल टू, और नीचे कुछ कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, वैल्यू नहीं दे रखी है, इस टाइप के कुछ ऑप्शंस हैं। तो उन ऑप्शंस में से डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि साइन 35 डिग्री किसके इक्वल होगा, कॉस 65 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। कॉस 65 डिग्री नहीं बल्कि कॉस 55 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि 35 डिग्री एंड 55 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90, और दोनों का सम अगर 90 है तो एक का साइन दूसरे के कोसाइन के इक्वल होगा। तो डेफिनेटली साइन 35 डिग्री की जो भी वैल्यू होगी वो कॉस 55 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें हमने देखा कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होते हैं, पहली बात देखी। दूसरी बात हमने ये देखी कि किस प्रकार से जो हमारे पास 6 अलग अलग ऑपरेटर हैं उनमें से कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर है। तो हमने देखा कि साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री होने का सीधा मतलब यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर आपके पास पेयर हो तो उनमें से एक का साइन दूसरे के कोसाइन के बराबर होगा, एक का टेन दूसरे के कॉट के बराबर होगा, एक का सेक दूसरे के कोसेक के बराबर होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि फर्दर जो भी हम पढ़ेंगे उसमें काम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये है सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने क्या देखा कि जब दो एंगल का सम 90 होता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। उसी प्रकार से यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी व्हेन a + b = 180 डिग्री, इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि a एंड b आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, या यूं कहेंगे कि a एंड b आर सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल के सप्लीमेंट्री होने की कंडीशन है कि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180, और 90 डिग्री में वो कॉम्प्लीमेंट्री। तो a + b = 180 डिग्री इंप्लाइज, उससे क्या पता लगता है, उससे ये पता लगता है कि a एंड b आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी को क्या मान के चलेंगे कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है जब दोनों का सम 180 आएगा। ओके, अब जिस प्रकार से हमने देखा कि साइन एंड कॉस
टेन एंड कॉट, सेक और कॉसेक, ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर ऑपरेटर की बात की जाए, देखो एंगल के सप्लीमेंट्री होने की कंडीशन हमने देख ली, लेकिन ऑपरेटर की बात की जाए तो वो क्या होते हैं, सेल्फ सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। लेकिन सप्लीमेंट्री के केस में क्या होता है, सेल्फ सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि समपूरक में खुद खुद का होता है। साइन का सप्लीमेंट्री साइन ही होता है, कॉस का कॉस ही होता है, टेन का टेन ही होता है, कॉट का कॉट ही होता है, सेक का सेक ही होता है, कोसेक का कोसेक ही होता है। इट मींस यहाँ पे साइन, तो यहां पे भी क्या होगा, साइन, साइन एंड साइन, ये क्या है, सेल्फ सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री के केस में याद रखना है सेल्फ सप्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में क्या याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर कौन है, साइन एंड कॉस। और साइन और कॉस अगर कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर है तो कॉस और साइन भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, टेन और कॉट, कॉट और टेन, सेक और कोसेक, कोसेक और सेक। लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या है, सेल्फ सप्लीमेंट्री, खुद का सप्लीमेंट्री खुद ही। और ए और बी दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा। इसके बाद मैं आपको अगला जो वीडियो लेक्चर दूंगा, मैं आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ, यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। अगला जो वीडियो लेक्चर मैं आपके सामने लेके आऊंगा उसमें हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के लिए कुछ रिलेशन हम बनाएंगे, और वो रिलेशन वास्तव में क्या होंगे, कुछ आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होंगे, है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर हमने पढ़े हैं, साइन, कोस, टेन, उनको एसोसिएट करते हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के साथ हम कुछ रिलेशन, कुछ फॉर्मूले बनाएंगे, और वो फॉर्मूले भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होंगे। कैसे यूजफुल होंगे, क्या उनका यूज होगा, कहाँ पे उनको अप्लाई किया जाएगा, वो अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार कीजिए। और जितना भी मैंने आज आपको बताया है बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, बेसिक पार्ट है। आपने देखा कि किस प्रकार से राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीन साइड्स हैं उनके लेंथ के बीच में रेशो के आधार पर किस प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर बनाए, उन ट्रिग्नोमेट्रिकल ऑपरेटर्स के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने एक टेबल देखी, उसमें हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, उन स्टैंडर्ड एंगल्स का साइन, कोसाइन, टेन, कॉट क्या होता है वो देखा, वो हमें याद होना चाहिए। उसके बाद ये बेहद इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट, तो ये हमने देखा। और इसके बाद जो आगे की चीजें आने वाली है उसके लिए अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।